कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रीट परीक्षार्थियों का दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं महिपाल स्वामी आज आपको इस रीट परीक्षा की जो भाषा है, भाषा प्रथम और द्वितीय, उसमें एक भाषा आपने चुनी है संस्कृत, इसके बारे में बात करना चाहूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे मनोयोग से आप इन बातों को सुनेंगे और हम मिलकर के एक निष्कर्ष निकालेंगे, और वो निष्कर्ष आपकी परीक्षा में, आपकी सफलता में सहायक हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो सबसे पहले अपन देखें कि अपने रीट परीक्षा में सिलेबस क्या है। इससे आप सब परिचित हैं। ये आपका सिलेबस है, और इस सिलेबस की बात करें तो जो पहला चैप्टर है, अध्याय है, वो अपठित गद्यांश का है। किसका है? अपठित गद्यांश का, जो आप अब तक अनसीन पैसेज पढ़ते हैं उस टाइप का है। और इसमें व्याकरणात्मक प्रश्न आने की संभावना है। समान चीज़ें हैं, बट इसमें एक चीज़ अलग से जोड़ दी गई है, वो है छंद और अलंकार। आपको एक जो पद्य मिलेगा, उस पद्य की जो लाइनें हैं, श्लोक है, उसमें ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है ना, कौन सा अलंकार है। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जब अपन क्लास लेंगे तो इस तरीके से आपको छंद पढ़ा देंगे कि आप पलक झपकते इसका उत्तर निकाल लोगे। ठीक है, ये जब क्लास आप देख लेंगे तो ये बात स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, ये सामान्य से पद हैं, आप सब परिचित हो, इनमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ऐसा एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ है जिसको मैं यहाँ पर वर्णित करूँ और समझाऊँ, सब आप परिचित हो। जो द्वितीय भाग है इसका, वो है शिक्षण विधियों का, टीचिंग मेथड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में शिक्षण विधि। ठीक है, तो शिक्षण विधियों में भी सामान्य बातें हैं, लेकिन हैं इंपॉर्टेंट। ये सारी युक्तियां हैं, सारे जो चैप्टर्स दिए हुए हैं बहुत काम के हैं। मतलब इनको आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक अच्छे शिक्षक की क्या पहचान होती है और क्या उसमें गुणात्मक चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम सिलेबस से ज़्यादा इस बात पर डिस्कस करेंगे, जो मुद्दे की बात है उस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हम किस तरीके से पढ़ें इसको, है ना। क्या है ऐसे जो टॉपिक हैं जो अंकदायी हैं उन पर विशेष फोकस करें हम। जो टॉपिक अंकदायी नहीं है, वहाँ से प्रश्न नहीं आते, उनको आइडेंटिफाई करके हम उसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, क्योंकि फालतू की मगजमारी करने से क्या मतलब है। आप जानते हो कि ये परीक्षा 2 चरणों में हो रही है। आपको तृतीय श्रेणी का अध्यापक बनने के लिए प्रथम चरण और द्वितीय चरण, दोनों चरणों पास करने होंगे, है ना। तो ये पहला जो चरण आपका, ये क्वालिफाई है, और इसमें न तो ज़्यादा जान झोंकनी है और न ज़्यादा इसको हल्के में लेना है। एक बैलेंस स्टडी यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन इसको बिल्कुल अपन इग्नोर भी नहीं करेंगे, इतना हल्के में भी नहीं लेंगे, क्योंकि आप जानते हो ये जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसका परिणाम आपके लिए बूस्टर डोज का काम करेगा, है ना। समझते हो ना। जैसे इसका परिणाम आया, अच्छा परिणाम आया, तो आपका जो आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पर होगा। और जब व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है ना, तो सारी चीज़ें सकारात्मक होती है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है ना। और पॉजिटिव एटीट्यूड में लर्निंग है ना, वो बहुत अच्छी होती है ना, दिगम प्रभावशाली होता है। इसका एग्जाम्पल देखो आप, जैसे एक क्रिकेटर है, वो उसके बारे में चर्चा होती है कि ये 15-20 बॉल खेल लेगा, है ना। रोहित शर्मा जब खेलता है तो वो सब बोलते हैं अगर इसने 10 बॉलें भी खेल ली तो उसके बाद में देखो एकदम बढ़िया खेलेगा। ऐसा है, आपको लगता है क्या कि 10 बॉल वो खेलने के बाद में जो बॉलर है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है? कभी नहीं। वो बॉलर की स्ट्रेंथ उतनी अच्छी रहती है, उतना ही अच्छा वो परफॉर्मेंस करता है, लेकिन उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है ना। वही कॉन्फिडेंस आपको चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए, है ना। एटीट्यूड है, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया की सारी लड़ाई युद्ध के मैदान में लड़ने से पहले यहाँ लड़ी जाती है ना, तो यहाँ से आपको मजबूत होना है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और ये प्रारंभिक परीक्षा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको
इसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस करनी होगी, क्योंकि जैसे आरएस प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसमें एक बच्चा है जो अच्छी परफॉर्मेंस करता है और वो एग्ज़ाम के दूसरे ही दिन अपनी मेंस में लग जाता है, ठीक है। एक बच्चा है जो थोड़ा सा ढुलमुल रवे का है, वो पेपर जब रिजल्ट आता है 1 महीने बाद में, तो 1 महीने में इसी में लगा रहता है, कट ऑफ कितने रहेगी, अपने हिसाब से वो कट ऑफ जारी करता रहता है। तो इन चीज़ों में अगर आप भी उलझ जाओगे, रिट में क्या होगा, रिट का रिजल्ट कैसा होगा, पेपर कैसा होगा, तो फिर आपकी मेन एग्जाम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी। तो इसको बड़े मैनेज तरीके से पढ़ना है और अच्छी परफॉर्मेंस करनी है इसमें, है ना। आपको इस सोच के साथ नहीं पढ़ना है कि नहीं मैं इसको क्वालिफाई करता हूँ, नहीं, इसमें अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए ताकि दिमाग को बूस्ट डोज मिल जाए, है ना, आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए। समझते हो ना मेरी बात को। अब दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि ये जो आप पढ़ रहे हो, इसमें कितना पढ़ोगे आप, है ना। अभी रीट पढ़ रहे हो, फिर आपकी जो मेन एग्जाम होगी सेकंड चरण की, द्वितीय चरण की, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि उसके अंक आएंगे, उसी के आधार पर कट ऑफ बनेगी, मेरिट बनेगी, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम इस चैप्टर में, इस रीट एग्जाम में अपने विषय में ऐसा क्या क्या पढ़ें जो कि हमारे सेकंड चरण में काम आ जाए, सही है ना। यहाँ की जो एनर्जी है वो सेकंड चरण में काम आनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पढ़ो फिर वहाँ अलग पढ़ो, इतना तो नहीं पढ़ पाता, कोई भी नहीं पढ़ पाता, है ना। एक सिस्टम होता है पढ़ने का, एक दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है ना। तो हम ये तय कर लेंगे कि ये चीज़ें अपन यहाँ से एकदम से 100% प्रयास करके पढ़ेंगे, ताकि हमारा सेकंड जो चरण है वो और सहज हो जाए, ना, वहाँ पर अपन कंफर्टेबल फील करें, और वहाँ पर अपन फिर इन चीज़ों में ज़्यादा उलझेंगे नहीं। ये चीज़ें हमारी रीट में तैयार हो जाएंगी। सेकंड चरण में हम एडवांसमेंट लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आएँ, ठीक है ना। तो इन सब बातों पर अपन बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ इसके बारे में, तो अपन बात करते हैं शिक्षण विधियों की। इसमें देखो साहब, मेरे हिसाब से 10 या 12 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना। 10 या 12 प्रश्न आने वाले हैं, और शिक्षण विधियों में टॉपिक है ना बहुत ही सरल और सामान्य है, और ये जरूरी भी है ना। तो इसमें क्या करेंगे, अपन शिक्षण विधियों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, यही शिक्षण विधियाँ, चाहे आप इंग्लिश के बच्चे हो, चाहे आप हिंदी के हो, या चाहे संस्कृत के हो, है ना, या किसी अदर सब्जेक्ट के, है ना, कोई सब्जेक्ट हो, ये जो टीचिंग मेथड है ना, लगभग हिंदी और संस्कृत का तो सेम ही है। बाकी विषयों के शिक्षकों को भी, टीचर्स को भी यहाँ से जो चीज़ें सीखी हुई हैं वो बड़े काम आने वाली हैं। तो अपन ये शिक्षण विधियाँ इस तरीके से तैयार कर लेंगे कि यहाँ तो अपने 10-12 प्रश्न सही होंगे। सेकंड चरण में अपन बड़े सहज महसूस करेंगे, हाँ ये चीज़ मेरी रीट में तैयार हो गई थी, अब मेरे को ये बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा फोकस तो अपन को, बहुत ज़्यादा फोकस अपने को इस पर रखना है, ठीक है। उसके बाद में अपन और क्या कर सकते हैं जो हमारे सेकंड चरण में हमारे लिए बहुत अच्छा रहे। अपन क्या करेंगे, जो व्याकरणात्मक है ना, संधि, समास, प्रत्यय, छंद, विशेष्य, विशेषण, ऐसे प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, गहन अध्ययन करेंगे इनका, ताकि हिंदी का बच्चा हो चाहे संस्कृत का बच्चा हो, है ना, इनको सेकंड चरण में इससे सहायता मिल जाए ना, वो सहज महसूस करिए, चीज़ें पहले से तैयार हो जाएं, ठीक है ना। तो अगर और प्रश्नों की बात करें अपन, तो ये स्वर व्यंजन और उच्चारण स्थान, यहाँ से आपके लगभग 2 या 3 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ये वाच्य परिवर्तन है, जिसको अंग्रेजी में अपन कहते हैं ना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो वाच्य परिवर्तन या एसोदी संशोधन में मान के चलो आप 1 प्रश्न मिल ही जाएगा आपको, है ना। संस्कृत सूक्तियाँ या संस्कृत अनुवाद में से 1 प्रश्न संभावित है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करें तो संख्या ज्ञान और समय ज्ञान में 1 प्रश्न अपेक्षित है, ठीक है। माहेश्वरी सूत्राणाम, यहाँ से 2 प्रश्न मेरे हिसाब से अपेक्षित है। 12-3 15, 15-3 18 और 20 के लगभग प्रश्न अपन ने मोटा मोटी अपन ने देख लिया। उसके बाद में जो 10 प्रश्न बचे हुए हैं वो ये मान के चलो आपके एक तो गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, और दोनों में व्याकरणात्मक चीजें आएंगी, सिर्फ और सिर्फ व्याकरण। तो वहां से 10 प्रश्न अपन अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। अब कौन सा बच्चा कितने परफॉर्मेंस कर सकता है, ये भी मुद्दा है एक, और मैं इस बात को भी मेरे हिसाब से क्लियर कर ही देता हूँ। जैसे संस्कृत का बच्चा है जिसने सामान्य संस्कृत या शास्त्री से किया है, वो बच्चा इन 30 प्रश्नों में से 28 या 29 प्रश्न कर ही देगा हर हाल में। यहाँ मुझे तो कोई कंफ्यूज नहीं लगता, चीज़ें बहुत सामान्य हैं। मैंने विगत वर्षों के पेपर देखे हैं, तो मुझे इसमें ऐसा लगता नहीं है कि इसमें आपके प्रश्न गलत होंगे, ना। 28 और 29 प्रश्न संस्कृत का बच्चा करेगा ही करेगा, ठीक है ना। अगर उसने टीचिंग मेथड ध्यान से पढ़ लिया, है ना, समझ लिया ना, तो ये होगा ही होगा। अगर हिंदी का बच्चा है तो वो लगभग 26 या
27 प्रश्न करने में सक्षम है ना, अगर उसने टीचिंग मेथड ध्यान से ढंग से पढ़ लिया ना, उसके बाद में अगर अदर सब्जेक्ट का कोई बच्चा है तो वो 24 और 25 आराम से कर देगा। और ये मैं पहली क्लास लूंगा ना आपको, उसी में तय कर लोगे आपकी, हाँ इतने प्रश्न मेरे होने वाले हैं, इन प्रश्नों में मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ऐसा आप मेरी पहली क्लास में ही फील करने लग जाओगे। अब और क्या बातें हो सकती है इसके बारे में? इसके बारे में साहब बात ही हो सकती है कि पढ़ेंगे कैसे अपन। एक संतुलित वे में पढ़ना है ना, संतुलित और प्रबंधित तरीके से पढ़ने के लिए अपन क्या करेंगे, मेरी ये अप्रोच रहेगी कि मैं जब भी क्लास लूँगा आपकी संस्कृत की, तो इसमें सबसे पहले अपन एक पद्य या गद्य जो अनसीन है ना, अपठित पद्य या अपठित गद्य, ये लेके आऊँगा आपके सामने और इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। और इस तरीके से जो अपठित नाम दिया है उसको पढ़ते पढ़ते अपन पठित बना ही लेंगे। और बहुत सारे पद्यांश गद्यांश पढ़ने के बाद में हमें इसका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी क्या होगा, जो व्याकरणात्मक प्रश्न हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य प्रकार के, ठीक है, दूसरे थोड़े से गहन प्रकार के, और तीसरे होते हैं ना जो एकदम से गूढ़ होते हैं। तो आपको इन 2 से संबंध रखना है ना। सामान्य जो प्रश्न है ऊपरी स्तर के, वो तो मैं गद्यांश को पढ़ाऊंगा तब भी क्लियर हो जाएंगी बातें, तभी समझा दूंगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं। जैसे मान लो कि एक गद्यांश पढ़ रहे हैं, उसमें समास देख लेंगे अपन, संधि देख लेंगे, प्रत्यय देख लेंगे, धातु शब्द रूप, इन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। सामान्य चीज़ें हैं जिनका लाभ आपको परीक्षा में मिल जाएगा। और उनसे संबंधित गहन प्रश्न है उनको फिर अपन स्पेशल टॉपिक, जैसे आज संधि का टॉपिक ले लिया, आज अपने समास का ले लिया, वहाँ पर अपन चीज़ें डिटेल से पढ़ लेंगे। तो ये, लेकिन अपन व्याकरण, केवल व्याकरण नहीं पढ़ेंगे, ये गद्यांश और पद्यांश का नित्य अभ्यास करना बेहद ज़रूरी है ना। तो ये अपने जो 8, 10, 12 क्वेश्चन हैं ये अपने एकदम से ठीक हो जाएंगे। उसके बाद में एक पद्यांश या गद्यांश के बाद में अपन या तो व्याकरण पढ़ेंगे, जैसे एक आज गद्यांश पढ़ लिया, साथ में एक संधि ले लेते हैं, या फिर संधि नहीं ली तो अपन ने क्या किया, एक शिक्षण विधि ले ली, शिक्षण विधि का डिस्कशन हो जाएगा अपने बीच में, है ना। तो इस तरीके से हमारी पढ़ाई चलने वाली है इनकी, ठीक है। और इस तरीके से अपन क्लास मैनेज करेंगे कि सारा सिलेबस एक निश्चित समय में भी तैयार हो जाए और चीज़ें बहुत सामान्य हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि ये जो मोस्ट ऑफ चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लास में ही आपको तैयार करवा दी जाएंगे, यहीं पर आपको समझा दिया जाएगा। और समझ की चीज़ें हैं, एक बार समझ जाओगे तो इनको रटने और पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी अप्रोच रहेगी पढ़ने की। इसके बाद में थोड़ी सी मैं सामान्य बातें और कर लेता हूँ आपसे, कि जैसे कि मैं स्टूडेंट से बात करता रहता हूँ, तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि किस तरीके पढ़े सर, याद ही नहीं होता। जीवन में पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, हिंदी के बच्चे हैं, साइंस के बच्चे हैं, SST के बच्चे हैं, तो बताओ हमें याद नहीं रहता। तो एक तो याद नहीं रहने वाली, इफेक्टिव लर्निंग नहीं होने वाली, प्रभावशाली अधिगम नहीं होने वाली प्रॉब्लम है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप पढ़ो ना, जब भी किताब खोलो, बुक खोलो, पुस्तक खोलो, तो पहले आप अपने पाठ्यक्रम को देख लो, है ना, कि मुझे पढ़ना क्या है। अगर आप बिना पाठ्यक्रम को देखे आपने किताब खोल ली है तो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी खराब होगी, है ना। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ लेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। पाठ्यक्रम के हमेशा साथ रहो, ये बात सब जगह लागू होती है, चाहे आप जीके पढ़ना या साइकोलॉजी पढ़ना या टीचिंग मेथड पढ़ना, ग्रामर पढ़ना, जीवन में कहीं भी पढ़ो, पहले सिलेबस जरूर देख लो। नहीं देखोगे तो मेरी बात याद रखना, हर दिन जब आप बुक को बंद करेंगे आपको ये लगेगा यार 5 चीज़ तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये सबके साथ होता है, ठीक है ना। दूसरा है स्टडी मटेरियल का। स्टडी मटेरियल में क्या करना है कि आपके पास जो बहुत सारी बुक पड़ी है ना, सबको इकट्ठे करके बोरे में डाल करके बंद करके कोने में रख दो, ठीक है ना। ऐसा क्यों? मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा अनुभव है कि आप अगर एक बुक पढ़ेंगे ना, एक ही किताब, एक ही पुस्तक पढ़ेंगे, तो वो बुक बार बार पढ़ने से आपकी आंखों में स्कैन हो जाएगी और आपके निर्णय निर्माण में बड़ी सहायक होगी, है ना। आप ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे डिसीजन लेने में। अगर आप इधर उधर बिखरी हुई स्टडी करेंगे, आज इसमें पढ़ लिया, आज उसमें पढ़ लिया, तो कहीं भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कन्फ्यूज में रहेंगे। और ये जो कन्फ्यूजन है ना, वो आपको की स्थिति ये एग्जाम हॉल तक आपके साथ जाएगी और वहाँ भी पेपर बिगड़ जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक किताब को पढ़ो, वो पर्याप्त होती है ना। एक बुक है वो आपके सिलेबस को कवर कर लेती है लगभग, अगर नहीं करती है तो दूसरी खरीद लो, लेकिन बुक उस चैप्टर से संबंधित एक ही बुक में सारी चीज़ें पढ़ो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप विश्वास करो, अगर आपकी कट ऑफ है वो 75 रहती है तो वो बुक आपको 85% तक का मैटर अपने पास में रखती है ना।
तो आपको जब 85% चीज़ें एक बुक दे रही है तो आप क्यों इधर उधर भटक रहे हो ना। एक बुक पढ़ने का बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, वो बार बार उसी को पढ़ोगे ना तो आंखों में स्कैन हो जाएगी चीज़ें, एग्जाम में एकदम लाइनें दिखेंगी आपको, जो लाइनें आपने पढ़ी है ना बुक में वो दिखेंगी आपको, है ना, ये मेरा अनुभव है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको आपका अधिगम है, वो लर्निंग है, वो ज़्यादा प्रभावी रहेगी। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक खरीदें। ये भी डे 1 से प्रश्न है ना, जैसे ही एग्जाम के बारे में अनाउंसमेंट हुआ कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें। जिस बुक को पढ़ने में आपको मजा है ना, जिस बुक को पढ़ने में आपका मजा है वही मार्केट से ले लो, उसी की शरण में चले जाओ, एक का चुनाव करो, उसके साथ पूरी वफादारी के साथ रहो, वो कभी भी दगाबाजी नहीं करेगी आपके साथ। ठीक है ना। और अंतिम जो ध्येय वाक्य है इसके लिए कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। आपको जिस बुक को, जिस पुस्तक को देखते ही आपका मन हरा हो जाए ना, उसी किताब को आप अपनी शरण में ले लो और आप स्वयं उसकी शरण में चले जाओ। ठीक है ना, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, किसी की भी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। संकल्प सिद्धिदायक है, ध्येय वाक्य है कि अगर आपका संकल्प मजबूत है तो वो आपको सिद्धि देकर ही रहेगा। जैसे आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ मैं कि पार्वती है, उन्होंने भगवान शंकर के बारे में जाना, तो भगवान शंकर के बारे में जानते उनके मन में ऐसा लगा कि हाँ ऐसा ऐसा है तो ये मेरे लायक है, मेरे वर्ग के लायक है, मैं इनसे शादी करूँगी। जब पता लगा कि भगवान शंकर तो वहाँ हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, उनकी तो आंखें ही बंद आंखों से तपस्या कर रहे हैं, कोई खुलवा ही नहीं सकता आंखें। जब पार्वती ने रति से याचना की कि आप अपने पति कामदेव को कहो कि कुछ वो करें कि उनकी आंखें खुल जाएं, कामदेव महाराज गए भगवान शंकर के सामने, उनका तीसरा नेत्र खुला, वहीं पर कामदेव भस्म हो गए। लेकिन वो गहन तपस्या, फिर पार्वती ने स्वयं तपस्या करने का निर्णय लिया, पत्थरों में चली गई, कुछ भी नहीं कहा, अपर्णा नाम रखा उनका, अपर्णा, पत्ता भी नहीं खाया उन्होंने। ठीक है ना। और इतनी कड़ी तपस्या की गई, कड़ी तपस्या की गई कि भगवान शंकर खुद आए, लेकिन खुद शिव जी अपने स्वयं के उसमें आकार में नहीं है, कोई साधु सन्यासी का रूप लेकर के आए और अनेक प्रकार से पार्वती को कहा कि वो ठीक आदमी नहीं है, वो तो एकदम शमशान में रहने वाला आदमी है, उसके शरीर पर कपड़े तक नहीं है, सांप देखे आपने, सांप उसके गले में कितने हैं, तू इतनी कोमलांगी है, कितनी कोमलांगी लड़की, तू वहाँ क्या करेगी। और उसके तो जो राक्षस प्रवृत्ति के जो राक्षस हैं वो उनके घर के आसपास, वो उनके कुल में रहते हैं, वो तुम्हारे लायक वर नहीं है। पार्वती ने कहा जो कुछ हो जाए, जैसा जो भी हो जाए, मैंने एक बार चुन लिया, अब मैं अपने संकल्प से हटूंगी नहीं। भगवान शंकर ने फिर अपनी बुराइयां की, फिर अपनी बुराई की। पार्वती ने कहा जो कुछ हो, मैंने अपने मन में चुन लिया, अब मैं ये विचार बदलने वाली नहीं हूँ। उन्होंने नहीं बदला और फिर भगवान शंकर अपने विराट और सुंदर रूप में आए, वहीं पर पार्वती और भगवान शंकर की शादी होती है और वहीं पर वो अर्धनारेश्वर बन जाते हैं। तो संकल्प ना, इसमें बड़ी ताकत होती है, आप ये संकल्प लीजिए। ठीक है ना। दूसरी बात है कि सर कैसे पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे दिमाग में अस्थायी रहें, है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज जैसे आपने चीज़ें पढ़ी हैं, ये चीज़ पढ़ लिया आपने, ठीक है, पूरे दिन पढ़ाई करी है, शाम को जब आप किताब को बंद करते हो तो क्या करना है, पढ़ते वक्त आपको कुछ नोट्स नहीं बनाए, नोट्स तो अलग चीज़ है, कीवर्ड्स लिखने हैं ना, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो अपन बना सकते हैं, ये कीवर्ड्स लिख लिए, बड़ा इफेक्टिव चीज़ है, इसको बड़े ध्यान से सुनो आप। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं एक आपको सूत्र पढ़ा रहा हूं या कोई मान लो उच्चारण स्थान पढ़ा रहा हूं आपको, कु है विसर्जनीय नाम कंठ है, उसमें का, क का, ख का, ग का, है का, विसर्ग का, इनका सबका उच्चारण स्थान कंठ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपने कीवर्ड क्या लिखा, कु और है, ये आपका कीवर्ड है। अब देखो साइकोलॉजी कैसे काम करती है, मनोविज्ञान कैसे काम करता है ना। आपने पूरे दिन पढ़ा, शाम को जब आप सोते हो ना, उससे पहले ये देखो कि आज जो मैंने ये कीवर्ड्स बनाया था इसके बारे में मैं क्या जानता हूँ, आंखें बंद करो, रिकॉल करो, है ना। तो आपको जो चीज़ें आपने 100% पढ़ी थी वो 60% चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। 40% के लिए वापस इसी नोट्स में जाओ, तुरंत जाओ, सोने से पहले जाओ, ठीक है ना। तो चीज़ें बढ़ करके आपके दिमाग तक 75% चली जाएंगी। फिर अगली मॉर्निंग में जैसे ही आप पढ़ने के लिए तैयार होते हो तो नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस कीवर्ड के बारे में जाओ और सोचो आंख बंद करके कि मैंने जो कल पढ़ा था उसके बारे में मुझे आज कितना ध्यान है। फिर आप जाओगे तो ये चीज़ें 75% जा करके 95 तक चली जाएंगी। और
अगर आप तुरंत इसको रिवीजन करते हो तो क्या होता है कि जो अस्थायी माइंड में चीज़ें थी ना, जो अस्थायी दिमाग में चीज़ें थी वो स्थायी दिमाग में चली जाती हैं, और वो चीज़ हमेशा की स्थायी हो जाती है ना। आपके सेंटेंस में जो सेंटर्स है दिमाग के, उनमें वो स्थायी रूप से चली जाती हैं। अगर आपने आज पढ़ा 7 दिन बाद में रिवीजन किया तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जो पहले करी थी, है ना। अगर आपने फिर 7 दिन बाद में रिवीजन किया तो उतनी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। इसलिए इसको रिवाइज इस तरीके से करिए कि अस्थायी माइंड में जो चीज़ें हैं वो जल्दी अस्थायी माइंड में चली जाएं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर आप ऐसा करते हो तो करके देख लो, आपका अधिगम है ज़्यादा प्रभावी होगा। इसमें नुकसान सिर्फ एक ही है कि जो आपके जो होते हैं ना कि मैं बस 200 पेज की बुक लाए और फटाफट इसको पूरा कर जाता हूँ, वो फटाफट पूरी नहीं होगी, लेकिन जो अधिगम होगा ना, अधिगम होगा वो बड़ा प्रभावशाली होगा। ठीक है। इसके बाद में बात ये बचती है कि एक निश्चित समय सारणी के अनुसार एक निश्चित बुक का चुनाव करके गए और आप पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और एक ध्येय वाक्य हो रहा है शिक्षा के मामले में, विद्या ददाति विनयम। जो ज्ञान है वो विनम्रता देता है। अगर आपके व्यवहार में विनम्रता नहीं है तो तय बात है कहीं न कहीं आपकी शिक्षा अधूरी है। ठीक है ना। स्टूडेंट लाइफ में ये जो शब्द है ना, मैं, मेरा, मुझे, ये बड़े हानिकारक है ना, जहर हैं। अगर आप में ना, मैं, मेरे को सिखा रहा है तू, मुझे ज्ञान दे रहा है ना, मेरा टेस्ट ले रहा है, अगर ये मन में भाव है ना तो सफलता बहुत दूर है, दिखती भी नहीं है ना। इन सब को त्याग दो, इन सब को त्याग दो और किस शरण में चले जाओ? कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इन शब्दों की शरण में चले जाओ आप, है ना। सिर्फ पेज पलटने का नाम पढ़ाई नहीं है, पेज पलटने का नाम पढ़ाई नहीं है। पेज को पढ़ कर के बाद में, एक पृष्ठ को पढ़ने के बाद में पूछो उस पृष्ठ से कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसी कौन सी स्थितियां थी, इन पर विचार करो। ये है विश्लेषणात्मक पढ़ाई। ऐसा करने से आपकी समझ बनती है, आपका दिमाग ब्रॉड होता है ना, चीज़ें समझ में आती हैं। शुरुआत में थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन बाद में दिमाग इतना ब्रॉड हो जाता है कि आप चीज़ों को बहुत इजीली समझ जाते हो, आप इजीली समझ जाते हो। तो इनके शरण में चले जाओ, ये हटा दो, है ना। इनकी शरण में चले जाओ। आपकी जो बुक है ना, इस बुक में बहुत ताकत है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। ये जो बुक आपके हाथ में है ना, ये पुस्तक, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। इस दुनिया के सारे यक्ष प्रश्नों का जवाब इसी किताब ने दिया है। इस किताब ने पूरी दुनिया को बदल डाला है। इन सब का आंसर आपको इसी किताब में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस किताब की शरण में चले जाओ, पूरी आस्था के साथ इसके साथ जुड़े रहो। इसी किताब से आप वाद विवाद करो, तर्क वितर्क करो, गली मोहल्ले गांव वालों से विवाद और परिचर्चा करना छोड़ दो। इस किताब की शरण में चले गए तो ये आगामी जो 1 वर्ष है ना, जो आपके जीवन का बसंती काल है ना, स्वर्णिम युग है। कैसे? अभी 3rd ग्रेड आ गई, 2nd ग्रेड आ गई, 1st ग्रेड आ गई, RS आने वाली है, कॉलेज लेक्चर अपेक्षित है। ऐसा स्वर्णिम काल मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। और इस आगामी 1 वर्ष में आपकी नौकरी तय है, आपकी नौकरी तय है। थम्स अप करो, आपकी नौकरी तय है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको सकारात्मक नज़रिए से एक प्रबंधित और एक मैनेज स्टडी करने की ज़रूरत है। इधर उधर भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एक शांत चित्त दिमाग से जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, जो एग्ज़ाम एक्सपेक्ट करती है आपसे, वो चीज़ें तैयार करो, सही रास्ते पर तैयार करो, सही से नोट्स बनाओ और जल्दी जल्दी उनका रिवीजन करो। ऐसा आप करोगे तो आपकी सफलता निश्चित ही है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं महिपाल स्वामी आपको अगली क्लास में आपके माहेश्वरी सूत्रों को लेकर आऊँगा। और माहेश्वरी सूत्रों को आपसे वादा करता हूँ आपकी क्लास में बैठे बैठे उसी वीडियो में हम तैयार कर लेंगे। हमें एक्स्ट्रा टाइम देने की उनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है पहले लाइक कर लो, फिर अपने सारे दोस्तों को, आप सारे दोस्तों को फैला दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा दो। ठीक है ना। धन्यवाद।